हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गाउट के बारे में और गाउट का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाउट है क्या। गाउट जो है वो एक डिसऑर्डर है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। ओके। और गाउट के अंदर क्या होता है कि जो यूरेट होता है, जो यूरिक एसिड है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई एक जॉइंट है हमारे पास में। ओके। और इस जॉइंट में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं उनका क्या हुआ है, डिपोजिशन। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के डिपोजिशन होने की वजह से इस पर्टिकुलर जॉइंट पर, इस साइड पर क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन भी हमें देखने को मिली है। और ये जो जॉइंट है यहाँ पर स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी और हो सकता है कि बोन जो है वो भी क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। ओके। अब बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है। इसका रीज़न है कि भाई ओवर प्रोडक्शन हो यूरिक एसिड का, या फिर यूरिक एसिड जो है इसका इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन हो, यानी कि हमारी बॉडी से इसका जो एक्सक्रीशन जो है वो हो नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से भी प्लाज्मा में यूरेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकता है। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ पर हमें इंटरमिटेंट अटैक्स भी देखने को मिल सकते हैं एक्यूट ऑर्थराइटिस के। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि जो सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट ऑर्थराइटिस जो है इसके इंटरमिटेंट अटैक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके। याद रखना आपको यहाँ पर कि सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट में क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो और चीज़ें हैं यहाँ पे। नंबर 1 है हमारे पास में प्राइमरी हाइपरयूरिसेमिया, ये भी एक रीज़न है। ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, इसका कोई कोज नहीं होता, अननोन कोज है। और साथ ही साथ किसी एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से भी प्राइमरी हाइपरयूरिसेमिया हमें देखने को मिल सकता है। अगर बात करें हम लोग सेकेंडरी हाइपरयूरिसेमिया की, तो इसमें आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये हमें देखने को मिल सकता है ल्यूकेमिया, क्रोनिक रीनल फेल्योर और कुछ ड्रग्स जो हैं उनकी थेरेपी के दौरान। ठीक है। तो ड्रग थेरेपी जो है उनके दौरान भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ओके। अब कौन कौन सी ड्रग थेरेपी होंगी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थाइजाइड्स, लूप डायूरेटिक्स, पायराजिनामाइड, लेवोडोपा और जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स हैं, अगर इनका यूज करते हैं तो इस दौरान भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो गाउट है इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो बात करते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में। गाउट जो है वो 2 टाइप्स का होगा, अक्यूट गाउट एंड क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट मीन्स लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ गाउट, यानी कि गाउट को लंबे समय तक अगर कंट्रोल करना है, या फिर हाइपर यूरिसेमिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्यूट गाउट के बारे में। अक्यूट गाउट जो है इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज की जाएंगी, तो आप इनको याद कर सकते हो NCC से। एन से यहाँ पर आपको याद रखना है एनासिड्स, सी से आपको यहाँ पर याद रखना है कोल्चिसिन, एंड जी से आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ओके। अब बात करते हैं अपन एनासिड्स के बारे में। एनासिड्स में आपको कौन कौन सी ड्रग्स यूज होंगी एक्यूट गाउट में? इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफिनेक, पायरोक्सिकैम एंड इटोरिकोक्सिब। ये ड्रग्स जो हैं वो एनासिड्स ड्रग्स हैं जो कि अक्यूट गाउट में यूज़ होंगी। सेकेंडली हम बात करेंगे कोल्चिसिन के बारे में। और थर्ड जो ड्रग है जो यूज़ होती है यहाँ पर वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ग्लूकोकोर्टिकोइड में 3 ड्रग यूज़ होती हैं जिनको आप PMT से याद रख सकते हो। P4 यहाँ पर याद रखना है प्रेडनिसोलोन, M4 मैथिल प्रेडनिसोलोन एंड T4 आपको यहाँ पर याद रखना है ट्राइमसिनोलोन। ओके। अब बात करते हैं अपन की जो क्रोनिक यूज होगा, जो क्रोनिक गाउट होगा उसमें कौन कौन से ड्रग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 तरह के ड्रग का यूज करेंगे। नंबर 1 है यूरिक एजेंट। ये वो ड्रग है जो यूरिक एसिड जो है या फिर उसको यूरिन के थ्रू क्या करवाएंगे, एक्सक्रीट करवाएंगे। तो यहाँ पर यूरिक एजेंट जो है वो 2 हैं हमारे पास में, प्रोबेनेसिड और सल्फेनपायराजोन। ओके। और आप इसको पस से याद रख सकते हो, PUS, P फॉर प्रोबेनेसिड, U फॉर यूरिक एजेंट एंड S फॉर सल्फेनपायराजोन। ओके। अब हम बात करेंगे सेकंड ड्रग की कि सेकंड कौन सी ड्रग है, वो है यूरिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर। यानी कि जो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करे, इनिबिट करे। और इसमें 2 ड्रग यूज की जाती हैं,
एलोप्यूरिनोल इंपॉर्टेंट ड्रग है, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर फेबुक्सोस्टैट। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ड्रग्स यूज होती हैं गाउट के अंदर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि हाइपोजेंथिन जो है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर भाई, जैंथिन के अंदर, और जैंथिन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड के अंदर। इनका जो कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन एक एंजाइम के बिहाफ से होता है, एंजाइम की हेल्प से होगा जिसका नाम है जैंथिन ऑक्सीडेज। ओके, और जो यूरिक एसिड जो है वो फिर यूरिन में क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, याद रहेगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि दो हमारे पास में ड्रग हैं, एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सोस्टैट, जो अभी मैंने बताए थे आपको कि ये जो दोनों ड्रग हैं वो क्या है भाई, ये यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसको क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो ड्रग्स हैं वो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, जिससे कि हाइपोजेंथिन का जैंथिन में और जैंथिन का यूरिक एसिड में क्या नहीं हो, कन्वर्जन नहीं हो। इसके अलावा जो प्रोबेन एसिड है, ये प्रोबेन एसिड क्या है भाई, यहाँ पर ये यूरिकोज यूरिक एजेंट है, जो कि यूरिक एसिड को यूरिन में एक्सक्रीशन जो है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लो यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं हाइपर यूरिसेमिया। ओके, अगर मान लो ब्लड में ज़्यादा अमाउंट अगर हो जाता है प्लाज्मा लेवल यूरिक एसिड का तो उसको नाम दिया जाएगा हाइपर यूरिसेमिया। और इस कंडीशन में जो यूरिक एसिड जो हैं, ठीक है, इनके जो क्रिस्टल्स हैं, यूरेट क्रिस्टल्स हैं, जो जॉइंट्स में, किडनी में, सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पर मैक्रोफेज अटैक करेगा, और मैक्रोफेज जो है वो कुछ साइटोकाइंस को रिलीज करता है। जब साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जिस साइट पर इन्फ्लामेशन हुआ है, जिस साइट पर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका एक्टिवेशन होगा और माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाइपर यूरिसेमिया जब होता है तो इस कंडीशन में यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं ये क्रिस्टल्स जॉइंट, किडनी और सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पर साइटोकाइन जो है उनका रिलीज होगा। रिलीज कौन करवाएंगे, मैक्रोफेजेज, और ये मैक्रोफेजेज जब रिलीज करवाते हैं साइटोकाइन तो ये आगे जा कर के न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करेंगे और उनको माइग्रेट करेंगे कहाँ पर, साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। जिस साइट पर इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन हो रही है, उस साइट पर ये माइग्रेट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को। आगे जा कर के ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये रिलीज करेंगे कुछ मीडिएटर्स को, जो कि टिश्यू की पीएच को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ओके, और जब टिश्यू का पीएच जब रिड्यूस हो जाता है तो फर्दरली क्या होगा भाई, डिपोजिशन होगा यूरेट के क्रिस्टल्स का, और जो जॉइंट है जहाँ पर डिपोजिशन हो रहा था वो जॉइंट क्या हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, इससे पहले अपन ने एक ड्रग बताई थी जो कि अक्यूट गाउट में यूज होती थी, जिसका नाम क्या है, कोल्चिसिन। तो ये कोल्चिसिन जो है वो क्या काम करता है कि जो साइट है इन्फ्लामेशन का वहाँ पर न्यूट्रोफिल के एक्टिवेशन और माइग्रेशन को क्या करता है, इनिबिट करेगा, और साथ ही साथ में जो मीडिएटर्स जो कि रिलीज होते थे उनको भी क्या करेगा, इनिबिट करेगा, जिससे कि जो डिपोजिशन होता था क्रिस्टल्स का वो नहीं हो, ये प्रोसेस इनिबिट हो। ओके, तो कोल्चिसिन भी जो है वो अक्यूट गाउट जो है उसमें यूज आती है ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट अटैक ऑफ गाउट के बारे में। हमने 3 ड्रग बताई हैं यहाँ पर, एनएसएड्स, कोल्चिसिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एनएसएड्स की। कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं उनमें हम बता चुके हैं। एनएसएड्स में डाइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सेन, इटोरिकोक्सिब, इंडोमेथासिन, इन ड्रग्स का यूज होता है, और इनका काम क्या होता है भाई, जो अक्यूट अटैक है उस अक्यूट अटैक को क्या करते हैं, ये रिलीव करते हैं। ओके, साथ ही साथ में जो कोल्चिसिन है उससे ये बेटर टॉलरेटेड है। अब बात करेंगे हम लोग कोल्चिसिन के बारे में। कोल्चिसिन जो है वो एक एल्केलॉइड है, ये ना तो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ना ही ये यूरिकोज यूरिक एजेंट है। इसका काम होता है अक्यूट अटैक ऑफ गाउट के अंदर पेन अगर होता है तो उसको क्या करना, रिलीव करना। ठीक है, माइंड इट, कोल्चिसिन जो है वो ना तो एनाल्जेसिक है और ना ही क्या है भाई ये एक यूरिकोज यूरिक एजेंट, बट ये पेन को रिलीव करता है एक्यूट अटैक ऑफ गाउट के अंदर। अब हम बात करेंगे कि ये कोल्चिसिन जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो रिसेंटली हमने बताया है कि जब हम लोग कोल्चिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे
तो कोल्चिसिन जो है वो कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स के रिलीज को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और जब रिलीज प्रिवेंट हो जाएगा कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का, तो उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन और उनका जो माइग्रेशन है वो इनिबिट होगा, जो कि जा रहे थे कहाँ पर, अफेक्टेड एरिया पे, जिस साइड पर इन्फ्लामेशन हो रहा था। तो न्यूट्रोफिल्स के माइग्रेशन को इनिबिट कर दिया कोल्चिसिन ने, ताकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन जो है वो और ज़्यादा अफेक्ट ना हो। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर अपन बात करें तो ओरली और आईवी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। रैपिड एक्टिंग है बट पुअरली टॉलरेटेड है। तो यहाँ पर हमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग कोल्चिसिन का क्रोनिकली यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लाइक मायोपैथी, एलोपेशिया, एप्लास्टिक एनीमिया और एग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रोनिक यूज करने पर हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड ड्रग की बात करेंगे जो कि अक्यूट अटैक में यूज होती है गाउट के अंदर, वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है ये इफेक्टिव ड्रग्स हैं और रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं ये। ओके, और याद रखना कि ये रिजर्व्ड ड्रग है, ठीक है। ये रिजर्व होती हैं किसके लिए भाई, ये उन केसेस के लिए रिजर्व होती हैं जिनमें कि एनएसएड्स और कोल्चिसिन ड्रग रेस्पॉन्ड नहीं करती। मान लो किसी पेशेंट को अक्यूट गाउट के अटैक्स आए हैं, तो उस पर्सन के अंदर हम लोग जो है पहले एनएसएड्स और कोल्चिसिन का यूज करेंगे। अगर फिर भी वो पर्सन अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ट्रीट नहीं कर रहा, जो सिम्टम्स हैं वो रिकवर नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड का यूज करेंगे। तो इसलिए ये क्या है भाई, रिजर्व ड्रग है। ओके, कौन कौन सी ड्रग्स का यूज करते हैं यहाँ पे, तो दो ड्रग्स है हमारे पास में यहाँ पर, प्रेडनिसोलोन एंड मेथिल प्रेडनिसोलोन। ये सिस्टेमिकली जो है वो यूज होती है गाउट के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट एक स्पेसिफिक कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर मान लो कोई सिंगल जॉइंट अगर अफेक्टेड है, तो उस सिंगल जॉइंट के अफेक्टेड होने की वजह से हम लोग यहाँ पर ट्राइमसिनोलोन जो है उसका क्या लगाएंगे भाई, एक इंजेक्शन लगाएंगे। कहाँ पर, इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगेगा ट्राइमसिनोलोन का। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है यहाँ पे, कब, जब कोई सिंगल जॉइंट क्या हो, अफेक्टेड हो, तब हम लोग ट्राइमसिनोलोन का यूज करेंगे इंट्रा आर्टिकुलरली। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। अगर क्रोनिक गाउट अगर होता है तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि दो तरह की ड्रग्स का यूज होता है यहाँ पे, एक तो है यूरिकोज यूरिक एजेंट और दूसरा है यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करने वाले ड्रग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूरिकोज यूरिक एजेंट। यहाँ पर हमारे पास में दो ड्रग है, प्रोबेनेसिड और सल्फिन पायराजोन। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, देखिए। जैसे ही हम लोग पेशेंट को यूरिकोज यूरिक जो एजेंट हैं, ये ड्रग्स हैं लाइक प्रोबेनेसिड देंगे, तो ये क्या काम करेंगे, ये इनिबिट कर देंगे किस प्रोसेस को, एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। कहाँ पर, पीसीटी के अंदर। यानी कि जनरली क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है इसका वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है एक्टिवली, कहाँ पर भाई, पीसीटी के अंदर। तो यूरिकोज यूरिक एजेंट जो है वो इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे। इनिबिट करने की वजह से यूरिक एसिड जो है इसका वापस रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो यूरिक एसिड है वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा भाई, एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, इट मीन्स ये हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होंगे, स्टोर नहीं होंगे, और इसका प्लाज्मा लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा। जो यूरिकोज यूरिक एजेंट है यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये रैपिड एक्टिंग है और पुअरली टॉलरेटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक एडवाइस है, एडवाइस क्या है भाई, कि हमें हाई फ्लूइड क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन यूरिन। हमें ये तो पता है कि यूरिक एसिड जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा अगर हम लोग यूरिकोज यूरिक ड्रग का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन इन ड्रग का यूज करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या इनटेक करना है भाई, हाई फ्लूइड इनटेक करना है, हमें ज़्यादा पानी इनटेक करना है ताकि यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म नहीं हो हमारे यूरिन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको एक और यहाँ पर एडवाइस याद रखना है, और एडवाइस क्या है कि जो यूरिकोज यूरिक ड्रग्स हैं इनको हमें नहीं देना विद इन
3 वीक्स ऑफ एन अक्यूट अटैक ऑफ गाउट। अगर मान लो गाउट का अक्यूट अटैक हुआ है तो उसके 3 वीक के अंदर जो है वो हमें यूरिकोज यूरिक ड्रग्स नहीं देने, बिकॉज यूरिकोज यूरिक ड्रग जो है वो क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो ये भी आपको एक कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होंगे भाई यहाँ पर यूरिकोज यूरिक एजेंट्स के? तो यहाँ पर याद रखना, पेशेंट जिसमें कि रीनल फेल्योर हो उनको हम लोग ये ड्रग नहीं देंगे, बिकॉज इस ड्रग का एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू ही हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट जो है हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? नोजिया, वॉमिटिंग और स्किन रैसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो यूरिकोज यूरिक एजेंट हैं इनके ड्रग इंट्रैक्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रग इंट्रैक्शन है और इस ड्रग इंट्रैक्शन में जो प्रोबेनेसिड ड्रग है इसको दिया जा रहा है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी हैं, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है इनके साथ प्रोबेनेसिड को दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू होता है। ओके, यानी कि ये एक्सक्रीट होते हैं किसके थ्रू भाई? ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू। और जो प्रोबेनेसिड है इसका काम क्या होता है? उस ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है उसको क्या करना? रोकना, इनिबिट करना। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि प्रोबेनेसिड जो है वो उस चीज को इनिबिट कर रहा है। ठीक है, जबकि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये एक्सक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन के थ्रू। तो जब हम प्रोबेनेसिड और बीटा लैक्टम को एक साथ देंगे तो यहाँ पर याद रखना कि जो प्रोबेनेसिड है वो compete करेगा किसके साथ? पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के साथ में। ठीक है, बिकॉज प्रोबेनेसिड ट्यूबुलर सिक्रेशन को इनिबिट करता है, जबकि बीटा लैक्टम जो है पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू ही क्या होते हैं? एक्सक्रीट होते हैं। ये करने की वजह से क्या होगा कि जो प्रोबेनेसिड है वो बीटा लैक्टम के ट्यूबुलर सिक्रेशन को क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा भाई? ये जो इंट्रैक्शन है इसकी वजह से ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का वो ब्लॉक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होगा। और जब बीटा लैक्टम का ट्यूबुलर एक्सक्रीशन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब इनका प्लाज्मा लेवल जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का वो इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ में जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब ये इंक्रीज होता है तो इट मीन्स हमें पता है कि जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा? ज़्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी प्रोबेनेसिड और बीटा लैक्टम ड्रग को दिया जाएगा तो हमें और ज़्यादा पावरफुली इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर भी आपको एक प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है कि जो प्रोबेनेसिड है इनको हमें नहीं देना ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ गाउट। अगर कोई गाउट का अटैक अगर आता है अक्यूट, ठीक है, अक्यूट याद रखना आपको, यहाँ पर अक्यूट अटैक आता है अगर गाउट का तो उसमें हमें प्रोबेनेसिड को नहीं देना, बिकॉज प्रोबेनेसिड जो है वो क्रॉनिक गाउट जो है उसके ट्रीटमेंट में यूज आती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर सेकंड ड्रग के बारे में। पहला था हमारे पास में यूरिकोज यूरिक एजेंट। सेकंड जो ड्रग है वो है यूरिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर, जो कि क्रॉनिक गाउट के ट्रीटमेंट में यूज आती हैं। और इन ड्रग का नाम है एलोप्यूरिनोल एंड फेबुक्सोस्टैट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एलोप्यूरिनोल के बारे में। एलोप्यूरिनोल जो है इसका काम होता है कि यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसको प्रिवेंट करता है। और जब यूरिक एसिड का सिंथेसिस प्रिवेंट होगा तो प्लाज्मा यूरेट लेवल जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हाइपोजेंथीन है ये कन्वर्ट होता था जेंथीन के अंदर और जेंथीन कन्वर्ट होता था यूरिक एसिड के अंदर। और इनको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये जो एलोप्यूरिनोल है ये इसी जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या करता है? इनिबिट करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो प्लाज्मा में भी यूरेट का लेवल जो है वो क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। ओके, सेकेंडली अपन को याद रखना है यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में जिसका नाम है एलोजेंथीन। ये जो एलोजेंथीन है ये क्या है? ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट है एलोप्यूरिनोल का, और साथ ही साथ ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का। माइंडेड ध्यान में रखना आपको यहाँ पर, ये क्या एलोजेंथीन जो है वो एक एक्टिव मेटाबोलाइट है एलोप्यूरिनोल का और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है जेंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर का। एलोप्यूरिनोल जो है वो भी क्या करता है? जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या करता है? इनिबिट करता है। एलोजेंथीन जो है ये क्या काम करेगा? ये डिक्रीज करेगा यूरेट के क्रिस्टल्स को किडनी,
जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, बिकॉज ये यूरेट के क्रिस्टल्स जो है उनको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवा देगा। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एलोप्यूरिनोल का वो ओरली होगा। और एलोप्यूरिनोल जो है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एसिम्प्टोमेटिक गाउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एसिम्प्टोमेटिक गाउट है तो उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन होगा भाई? एलोप्यूरिनोल। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज होता है क्रोनिक गाउट के अंदर और हाइपर यूरिसेमिया एसोसिएटेड विद कैंसर कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड रीनल डैमेज। तो इनमें इनका यूज होगा। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, याद रखना आपको। एलोप्यूरिनोल शुड नॉट बी स्टार्टेड विद इन 3 वीक्स ऑफ एन अक्यूट अटैक ऑफ गाउट। अगर गाउट का अटैक होता है तो हमें एलोप्यूरिनोल को विद इन 3 वीक्स हमें क्या नहीं करना? स्टार्ट नहीं करना। सेम यहाँ पर वो चीज़ है, अक्यूट अटैक है, जबकि एलोप्यूरिनोल क्रोनिक गाउट में ट्रीटमेंट में यूज आती है। अगर हमने दे दिया तो क्या होगा भाई? इसकी वजह से अनदर अटैक जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, दूसरा एक अटैक आ सकता है अगर हमने एलोप्यूरिनोल को दिया तो। इसके अलावा दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि एलोप्यूरिनोल का यूज जो है वो काला अज़ार जो डिजीज़ है उसमें भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि काला अज़ार में भी एलोप्यूरिनोल का यूज हमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम लोग एडवर्स इफेक्ट की, इसकी वजह से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट अपन को देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। हाइपर सेंसिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें कि स्किन रैसेज, ईचिंग, एरिदमा, जिसमें स्किन जो है वो रेड हो जाती है, हेडेक और फीवर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ साइड में जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, वो किसका है भाई? ये है एरिदमा, जिसमें के अंदर हमें स्किन जो है वो इस तरह से क्या देखने को मिलेगी? रेड रेड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट में याद रखना आपको स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, SJ सिंड्रोम। ये एक सीरियस डिसऑर्डर है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का, और कोई जो मेडिकेशन है उसके रिएक्शन होने की वजह से होता है, और इसमें हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है इधर, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है उसमें जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो रैसेज वगैरह होंगे ये वो हैं इसके अंदर। सेकंड बात करते हैं अपन GIT पर कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे। तो याद रखना नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया होगा, और ओकेजनली यहाँ पर बोल सकते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि एलोप्यूरिनोल ड्रग है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, किन किन को नहीं दे सकते। तो चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और पेशेंट जिनमें कि लीवर या फिर हिपैटिक किडनी डिजीज़ अगर हो, लीवर और किडनी डिजीज़ हों जिन पेशेंट में, उनको हम लोग एलोप्यूरिनोल नहीं देंगे। अब हम बात करेंगे एलोप्यूरिनोल के ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रग इंट्रैक्शन है, एलोप्यूरिनोल को हम दे रहे हैं 6-मरकैप्टोप्यूरिन के साथ। ठीक है, याद रखना एलोप्यूरिनोल को दिया जा रहा है 6-मरकैप्टोप्यूरिन के साथ में। पहले हम बात कर लेते हैं कि 6-मरकैप्टोप्यूरिन जो है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो याद रखिए 6-मरकैप्टोप्यूरिन जो है इसका यूज होता है कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर, लाइक ALL, CML, क्रॉन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब में 6-मरकैप्टोप्यूरिन का क्या होता है? यूज होता है। स्पेशली आपको याद रखना है यहाँ पर कैंसर। ठीक है, 6-मरकैप्टोप्यूरिन है, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि ये थियोयूरिक एसिड में क्या होता है? चेंज हो जाता है, और चेंज करने के लिए जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए, और इस एंजाइम को इनहिबिट करता है कौन? एलोप्यूरिनोल। अगर एलोप्यूरिनोल ने जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा भाई? जो 6-मरकैप्टोप्यूरिन है इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर इसका लेवल बढ़ा रहेगा तो हमें कैंसर जैसे जो डिजीज़ हैं उनमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एलोप्यूरिनोल जो ड्रग है वो कॉमनली यूज़ होती है कैंसर पेशेंट के अंदर जो कि कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं। ओके, और क्यों लेते हैं भाई यहाँ पर एलोप्यूरिनोल? ताकि हाइपर यूरिसेमिया जो है उसको क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। और साथ ही साथ में अगर हमने एलोप्यूरिनोल दिया तो हमें 6-मरकैप्टोप्यूरिन जो है इसकी डोज को भी क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। इसलिए एलोप्यूरिनोल को कैंसर जो डिजीज़ है उसमें दे सकते हैं, किसके साथ में? 6-मरकैप्टोप्यूरिन के साथ। एलोप्यूरिनोल के बाद सेकंड जो ड्रग जो कि क्या है? यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, वो है फेबुक्सोस्टैट। ये भी क्या काम करती है? जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करती है, जिससे कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरली होता है,
और इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होंगे भाई? डायरिया, हेडेक और हिपेटोटॉक्सिसिटी। यूज किस में होता है? इसका यूज उन पेशेंट्स में हम लोग कर सकते हैं जो कि एलोप्यूरिनोल जो है उसके लिए इनटॉलरेंट है। ठीक है, तो जिनको एलोप्यूरिनोल टॉलरेंट नहीं होता उन पेशेंट को हम लोग क्या दे सकते हैं भाई? फेबुक्सोस्टेट दिया जा सकता है। ओके, तो ये था भाई किसके बारे में? गाउट डिजीज़ के बारे में और अक्यूट और क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।